अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। मैं हूं अब्सा कोमल। सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे साबिक DG FIA बशीर मेमन की, जो कि एक बार फिर से खबरों में है। हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर आज़म इमरान खान पर संगीन इल्ज़ामात के साथ नवंबर 2019 में उन्होंने अपने ओहदे से एहतजाजन इस्तीफ़ा दिया था और इसके बाद से वो हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाते आ रहे हैं। उन पर बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान, उनके मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर दबाव डालते थे। ये उनका इल्ज़ाम है कि अपोजिशन से सख्ती से निपटा जाए। नून लीग की सीनियर क़यादत बिलखुसूस मरियम नवाज पर खातून अव्वल की तस्वीर और हज जो जज का वीडियो स्कैंडल था, जिसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नून लीग की तरफ से की गई थी, उस पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाने का दबाव डाला गया। उनके मुताबिक, बशीर मेमन के मुताबिक, राना सनाउल्लाह का मामला भी ANF से पहले FIA में उनको भेजा गया था। उन्होंने अमल दरामद नहीं किया तो फिर ANF के पास भेजा गया। और इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया है, ये इल्ज़ाम लगाया है कि ख्वाजा आसिफ पर गद्दारी का मुकदमा बनाने समेत दीगर मामलात पर बराह रास्त वज़ीर आज़म हाउस से उन पर दबाव आता रहा। अब बशीर मेमन ने एक नया महाज खोल दिया है हुकूमत के खिलाफ इस इल्ज़ाम के साथ कि जस्टिस काजी फाइज ईसा पर रेफरेंस दायर होने से पहले उनको वज़ीर आज़म ऑफिस बुलाया गया और वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात हुई। फिर शहजाद अकबर जो है वो उनको अपने दफ्तर लेकर गए। फ़रोग नसीम भी इस मौके पर मौजूद थे और फाइज ईसा पर मुकदमा बनाने के अहकामात दिए गए बशीर मेमन को, और उन्होंने ये कहकर इसको रद्द कर दिया कि ये FIA का नहीं है बल्कि ये जज का मामला है जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही के पास जा सकता है। तो उन्होंने वाज़े तौर पे उनको कह दिया कि वो इस पर कुछ नहीं कर सकते। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि फ़रोग नसीम ने इस मौके पर कहा कि आप फाइज ईसा पर केस बनाएं, मैं केस को लड़ूंगा और मैं आज तक कोई केस हारा नहीं हूँ। ये तमाम बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं जो कि हुकूमत पर, बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर साहब पर, शहजाद अकबर साहब पर, फ़रोग नसीम साहब पर ये इल्ज़ामात साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब की तरफ से लगाए गए हैं। लेकिन ये पहली बार भी नहीं है कि उनकी तरफ से इस किस्म के इल्ज़ामात सामने आए हैं। अब वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर साहब ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया इस मामले पर, और फ़रोग नसीम साहब का भी रद्द-ए-अमल आया। और ये आपको बताते चलें कि उन्होंने कहा है कि काजी फाइज ईसा के मामले पर वज़ीर आज़म या उनसे कोई मुलाकात बशीर मेमन की नहीं हुई। ये शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं। बशीर मेमन और वज़ीर कानून के दरमियान भी उनके मुताबिक कोई मुलाकात नहीं हुई। शहजाद अकबर ने कहा है कि बशीर मेमन को कभी किसी इनफरादी शख्सियत के खिलाफ कोई केस शुरू करने का नहीं कहा गया। विफाकी काबीना ने FIA को सिर्फ बगावत का एक केस भिजवाया था। और शहजाद अकबर ने यह भी कहा है कि उन्होंने बशीर को बहतान तराजी पर 50 करोड़ रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस अब भेज दिया है। यानी हुकूमत ने कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे उस पर कर दी है। वज़ीर कानून फ़रोग नसीम ने बशीर मेमन के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। कल रात को ही उनका इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ सामने आ गया था। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि बशीर मेमन से काजी फाइज ईसा से मुतल्लिक कभी कोई बात हुई ही नहीं। आज़म खान, शहजाद अकबर और बशीर मेमन कभी एक साथ उनके दफ्तर में नहीं आए, कहते हैं वज़ीर कानून। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो कानूनी इस्लाहात हैं उस पर आज़म खान से बात हुई, लेकिन इस किस्म के किसी मामले पर कभी भी बशीर मेमन और उन सब की मुलाकात एक साथ नहीं हुई। उन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया है जितने भी ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं बशीर मेमन साहब की तरफ से। वज़ीर आज़म इमरान खान, आज़म खान या शहजाद अकबर ने फ़रोग नसीम साहब के मुताबिक कभी भी उनसे इस जस्टिस काजी फाइज ईसा के मामले से मुतालिक बात नहीं की है। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने भी ये जो सारा मामला कल से मंजर आम पर है, कल से TV पर इस पर बात हो रही है एक मखसूस इंटरव्यू के बाद से। लेकिन ये बात काबिल गौर है कि जो बशीर मेमन साहब हैं, जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था उसके बाद से ही वो इस किस्म के इल्ज़ामात लगाते आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का भी रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा कि बशीर मेमन के इंकशाफात से उनके देरीना मौक़िफ़ की तायीद हुई है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को सलाखों के पीछे भेजने के लिए नैब और जो वज़ीर जो हुकूमत है उनका बड़ा मजबूत गठजोड़ है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने भी अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि इमरान खान ने वज़ीर आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया और तारीख में कभी वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर इतने घिनौने जराइम का इर्तिकाब नहीं हुआ। इदारों के सरबराहों को बुलाकर ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ मरियम नवाज के खिलाफ ये मुकदमात बनाएं। ये मरियम नवाज का मौक़िफ़ है सारे मामले पर, आप सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा, फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। इदारों के सरबराहों को बुलाकर उनको आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ ये मुकदमा करो, उसको गिरफ्तार करो, मरियम नवाज के खिलाफ ये मुकदमा करो, राना सनाउल्लाह के खिलाफ ये मुकदमा बनाओ, और अभी तुम गिरफ्तार कर लो सबको, मुकदमा क्या बनाना है ये हम बाद में देखेंगे। जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ हुआ,
जिस तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठकर एक सिटिंग जज के ऊपर, जो कि चीफ जस्टिस बनेगा इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में, और जो हक और इंसाफ पे चलने वाला जज है, आपने उसके खिलाफ साजिश की बैठकर, आपने कहा उसको गिरफ्तार करो। कभी किसी ने ये सुना? ये बहुत संगीन मामला है और हम इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। ये मरियम नवाज का मौक़िफ़ था, जिसको इंतहाई संगीन मामला करार दे रही हैं। एक तरफ बशीर मेमन साहब के इल्ज़ामात हैं जो कल से आप टीवी पर देखते आ रहे हैं, जो कि बहुत ही संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं। दूसरी तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ है जो कि सिरे से ये कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और अब ये अपडेट है कि हुकूमत 50 करोड़ रुपए का हर्जाने का कानूनी नोटिस बशीर मेमन साहब को भेज चुकी है, भेजने जा रही है। ये सारा मामला है, इसके ऊपर हम अभी एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा साहब से, जिन्होंने दिसंबर 2019 में एक उनकी डी न्यूज़ में रिपोर्ट आई थी, जिसके अंदर उन्होंने तफसीली तौर पे जो साबिक DGFIA जो इल्ज़ामात अब भी लगा रहे हैं और इससे पहले भी लगाते आ रहे थे, उनकी निशानदेही की थी। ब्रेक के बाद उमर चीमा साहब से बात करेंगे। वेलकम बैक। एक वजाहत कर दूं, हुकूमत का भी ऑफिशियली इस मामले के ऊपर जिस पे हम बात कर रहे हैं, साबिक DGFIA बशीर मेमन साहब का मामला, इसके ऊपर ऑफिशियल कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। शहजाद अकबर साहब ने जो 50 करोड़ का हर्जाने का कानूनी नोटिस भेजा है वो ज़ाती कैपेसिटी में भेजा है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा साहब। उमर चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 2019 दिसंबर को आपने दी न्यूज़ में आपकी एक स्टोरी शाया हुई थी, जिसमें तफसीली तौर पर आपने बशीर मेमन साहब के जो इल्ज़ामात उनकी तरफ से आए थे सामने, उसको के पे बात की थी, उसको उजागर किया था। फिर अब जो है वो एक बार फिर से बशीर मेमन साहब मंजर आम पर आए हैं और इस बार नए इल्ज़ामात के साथ। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपकी सारे मामले के ऊपर तहकीकात हैं, क्योंकि आप गहरी नज़र रखे हुए हैं, बशीर मेमन साहब के जो नए इल्ज़ामात हैं और पुराने इल्ज़ामात हैं, इन सब में कितना वज़न है? देखिए, मैं बशीर मेमन साहब को काफ़ी देर से जानता हूँ और अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें तो उनमें एक मुज़ाहमती पहलू गालिब है। वो पीपल्स पार्टी के दौर में उनकी जरदारी साहब के साथ मामलात ख़राब हो गए थे, हालांकि वो ख़ुद भी सिंध से बिलोंग करते हैं और गालिबन कोई FIR का इशू था। उन्हें कहा जा रहा था कि आप वो फ़लाँ FIR करें या फ़लाँ बंदे का उसमें से नाम निकालें, कोई इस तरह का मामला था और उन्होंने नहीं किया। और फिर उसके बाद जब तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है वो मेमन साहब सफ़र करते रहे हैं। और हालांकि ये दोनों ना सिर्फ के इनका ताल्लुक सिंध से है, इनकी आप समझें कि जैसे जो है ना एक इलाका या इनकी ज़मीनें वो भी साथ साथ हैं, जरदारी साहब की और मेमन साहब की। तो लेकिन इसके बावजूद कुछ चीज़ों पर वो बड़ा उनका एक स्ट्रिक्ट किस्म का स्टैंड होता है और अगर उसी पैटर्न को मद्देनज़र रख के हम आगे चलें, इवन PMLN के दौर में आए तो जो इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी उस टाइम शाहिद हकान अब्बासी साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म थे। एक दिन उन्होंने बुलाया अब्बासी साहब ने, तो कोई मामला एक MQM के एक MNA का चल रहा था, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और MQM इन्हें कोई पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए थी नून लीग को पार्लियामेंट में। तो उन्होंने कहा जी कि हमारे तो पीछे FIA वाले चले पड़े हुए हैं। तो शाहिद हकान अब्बासी साहब ने इनको बुलाया बशीर मेमन साहब को। तो उन्होंने कहा कि मेमन साहब देखें, वो मसला है यानी कि हमारी को अपनी कुछ सियासी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पार्लियामेंट में इशू है, हमें उनकी सपोर्ट चाहिए, तो आपको चाहिए कि आप किसी तरह ना इस मामले को अभी जो है ना वो मट्टी पाओ वाली को पॉलिसी के बारे में उन्होंने कोई एडवाइस किया। तो इस पे मेमन साहब ने आगे शाहिद हकान अब्बासी को कहा, शाहिद हकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको उन्होंने कहा कि सर देखें, पार्लियामेंट चलाना आपका काम है, लॉ इन्फोर्समेंट मेरा काम है। और इस चीज़ पर बजाय कि अब्बासी साहब को नाराज़ होते, हालांकि मेमन साहब ने अपनी को कसर नहीं छोड़ी थी, वो जिस तरह जरदारी साहब के साथ उन्होंने नाराज़गी मोल ली थी, इस दफ़ा भी उन्होंने हरकत वो कर चुके थे। तो अगर वो नाराज़ होना चाहते तो उसका तो एक एलिमेंट मौजूद था, लेकिन अब्बासी साहब ने उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि मेमन साहब आप जैसे अफसर किधर होते हैं, हमें चाहिए इस तरह के लोग कि जो एक फेस टू फेस बात कर सकें, जो एक अपनी बात कह सकें और जो अपनी बात पर स्टैंड ले सकें। तो यानी अब फिर जो है मामला आगे कोई 1 साल वो रहे और उसके बाद ये PTI की गवर्नमेंट आ गई, जिन्होंने जिनसे एक तवक्कुआत थी और जिनका एक वादा था कि हमने एक
ब्यूरोक्रेसी को सियासत से पाक करना है और उनको एक रूल ऑफ लॉ की हमने ट्रेनिंग देनी है कि जो यानी कि अफराद पर जो कानून है वो ज़्यादा हावी होगा। लेकिन जब ये मामला आया, जब पीपल्स उनकी गवर्नमेंट आई, तो ये मेरे ख्याल मेमन साहब के लिए भी एक शॉक था। और फिर देखें, ये कोई एक दफ़ा नहीं हुआ, यानी कि बारहा के वाक़यात हैं। यानी कि कोई अगर हम कहें ना कि अगर कोई बंदा ये कहे जी के डिसग्रंटेड एलिमेंट हैं, ये हैं, वो तो होता है जी कि कोई एक मामला हो जो बंदा बारहा आपको रिफ्यूज कर चुका हो, तो इसका मतलब है कि उसका एक अपना पैटर्न है और वो उस चीज पर कंप्रोमाइज नहीं करेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी के जो इनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे जाली अकाउंट्स केस के हवाले से भी, फिर वो JIT से इनका और नजफ मिर्ज़ा साहब का नाम हटाने का उन्होंने मुतालबा भी करते रहे, वो बहुत ऑन रिकॉर्ड हैं। नून लीग के साथ एक मामला शायद खाकान साहब वाला आप बयान कर रहे हैं, आपकी स्टोरी के अंदर भी है, लेकिन जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है और अब एक बार फिर से लग रहा है नून लीग की तरफ झुकाव का, ये किस हद तक ये कुछ हो सकते हैं, इसके चांसेस हैं? आप कैसे देखते हैं इसको? अब सर, मैं आपको एज ए जर्नलिस्ट बता सकता हूं कि यानी आप जितना भी न्यूट्रल रहने की कोशिश करें, आप पर लोग एतराज़ ज़रूर करेंगे। आप मुझे यही बताएं ना कि अगर आपको यानी आपके पास कोई स्टोरी PTI के खिलाफ हो, तो क्या आपने कोई कोटा सिस्टम चलाना है कि जब तक आपके पास पीपल्स पार्टी और PMLN और दूसरी जमातों की नहीं होगी तो आप कोई स्टोरी नहीं करेंगी? और जब यानी कि आप ये तो इंतजार नहीं कर सकती ना, यानी कि आप स्टोरी करेंगी तो फिर फौरी तौर पे इतराज आ जाएगा। ये असल में लोगों को एक डिफेंसिव करने का तरीका होता है। बाकी किसी इंसान का कैरेक्टर जो है वो एक वाक़े से ज्यादा ओवरऑल एक पैटर्न से डिटरमिन होता है। यानी कि मुख्तलिफ टाइमों पे मुख्तलिफ लोग उनके बारे में एक अपनी अपनी राय रखते हैं। मैं अगर आपको अपनी ज़ाती तजुर्बे से आगाह करूं, तो जब ये पनामा पेपर हुआ था तो पहले को 2 साल जो हैं वो तो एक मेरे से PMLN वाले जो हैं काफ़ी नाराज़ थे, और मैं PTI वालों के लिए सबसे जो एक मुस्तनद एविडेंस थी मैं था कि कोई भी बात होती है, अगर मैं उस पर कोई एक बात कर चुका होता है, इवन इमरान खान साहब जो हैं वो भी ये कहते थे जी कि नहीं, उमर चीमा ने भी इस बात की तस्दीक की है हमारी बात की। लेकिन जूं ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और जो कि मेरी नज़र में एक इंतहाई कमज़ोर फैसला था, और मैंने उस पर एक अपनी राय दी कि ये फैसला ठीक नहीं है, या इस तरीके से जो ये ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश की गई है, तो मेरे बारे में भी कई साजिशी थ्योरियाँ चलना शुरू हो गई जी कि ये पता नहीं इसने पैसे ले लिए हैं। मैंने उस चीज़ से ये लर्न किया है कि हमें डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। मैं जो चीज़ दुरुस्त समझता हूँ और मेरे पास कोई इसके सॉलिड एविडेंस हैं, यानी कि कहने की वजह है, तो मुझे स्टैंड लेना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए जी कि मैं ये डरता रहूं, मैं सब लोगों को खुश नहीं रख सकता और कोई भी बंदा खुश नहीं रख सकता। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो मेरे से 100% इत्तेफाक करता हो, और दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जैसे मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। लिहाजा ये वो नौबत कभी भी नहीं आएगी। यानी कि ये लिहाजा यानी कि उन्होंने जो किया है अपने अपने टाइम पर जो है, यानी कि अब क्या वो करते हैं, यानी कि वो कोई नून लीग के खिलाफ कोई 4 केसेस बना लेते तो फिर जो है वो बड़े इंडिपेंडेंट हो जाते। जी। हाँ। आप बिल्कुल एग्जाम्पल थोड़ी सी, क्योंकि आप सहाफ़ी हैं, आपके लिए मामलात मुख्तलिफ, एक सरकारी अफसर ओहदे पर रहते हुए जो कुछ हो रहा था उससे मुतालिक वो इल्ज़ामात लगा रहे उमर साहब। आपने जो अपनी रिपोर्ट है उसके अंदर उनको बहुत अपराइट डेयरिंग अफसर आपने उनको करार दिया। अब कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि जस्टिस फाइज वाला जो मामला था उसके ऊपर अगर उन्होंने इतनी बड़ी पोजीशन उस वक्त ले ली थी शहजाद अकबर के सामने, प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने, और कह दिया था कि नहीं हो सकता, हम नहीं इस मामले को छेड़ेंगे, तो उसी वक्त वो पब्लिक कर देते, या उसी वक्त उन्होंने इस पे बात क्यों नहीं की? अब वो क्यों बात कर रहे हैं इसके ऊपर? अच्छा, अब हम जरा थोड़ी देर वापस चले जाते हैं कि जब ये वाकया हो रहा था, जब उन पर प्रेशर डाला जा रहा था। आप जस्ट इमेजिन करें कि अगर उन्होंने उस वक्त ये बात पब्लिक की होती तो उन पर इतराज़ ये होता है जी कि ये सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सरकारी अफसर हैं और इनका काम है कि जो इनकी राय है वो फाइल पर दें या किसी मीटिंग में दें, उसके यानी कि उनको जो है यानी कि उस पर पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये होता है कि जब हम ये बातें करते हैं ना, यानी कि फलान टाइम पर उनको ये करना चाहिए था, एक तो ये है कि उसका वो खुद जवाब दे सकते हैं। बाज़ का ये होता है कि यानी कि आपने मे बी यानी कि उस टाइम अगर हम इस तरह की बातें जो हम कर रहे हैं तो शायद ये है कि जब उन्हें रिज़ाइन उन्होंने किया तो वही बातें जो वो बाद में कर रहे हैं, हो सकता है कि वो उनको चाहिए था कि वो सारी चीज़ें वो एक तहरीरी शक्ल में ले आते।
ठीक है। लेकिन ये है कि वो उनको तहरीरी शक्ल में तो नहीं ले आए, लेकिन वो बाद में एक इंटरव्यूज की शक्ल में उनकी चीजें तो आ गई हैं। उसका इम्पैक्ट हर दो सूरतों में एक ही होना था। अगर तहरीरी शक्लों में आ जाते, कौन सा उस पर कमीशन बन जाना था, या उस पर वो चेक किया जाना था कि जो है यानी कि उनकी एलिगेशन जो है वो किस हद तक दुरुस्त है। वो तो आज भी इस बात पर कायम है ना कि मैं जो बात कर रहा हूं, आप उन तारीखों का वो सारा रिकॉर्ड चेक कर लें, क्या उस दौरान को मीटिंग्स हुई हैं या नहीं हुई। देखें, आप जो है एक मुल्क के वजीर आजम और उसके जो करीबी मशीर हैं, आप उनको इतने संगीन किस्म के इल्ज़ाम उन पर लगा रहे हैं, और वो भी उस हुकूमत के खिलाफ कि जो अपने खिलाफ एक बयान देने वाले के बारे में भी सोचना शुरू कर दे कि इसको नैब के जरिए सबक सिखाना है या कि FIA के जरिए। तो अगर बशीर मेमन साहब उनके बारे में इतनी एक दबंग अंदाज में इंटरव्यू दे रहे हैं, और कोई अल्फाज जो है वो क्या कहते हैं, विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स, यानी कि कोई इस तरह की कोई बात छुपाए बगैर भी वो कर रहे हैं, तो इन्हीं के इसका ये हाल तो नहीं है कि आप उनका जवाब जो है वो बयानबाजी, या मैं पढ़ रहा था जी कि मैंने जी वो शहजाद अकबर साहब ने कि जी मैंने वो बकवास सुनी है, ये तो कोई इससे तो उन इल्जामात की तरदीद नहीं होती। यानी कि उसके लिए तो फिर इन्हें चाहिए, अगर ये वाकयातन एक न्यूट्रलिटी पे और इंडिपेंडेंस पे यकीन रखते हैं, और उसमें अगर वाकयातन जो वजीर आजम है उनका कोई अपना किरदार नहीं है, तो उनको इस पर एक तहकीक करा लेनी चाहिए, और उस पर सुप्रीम कोर्ट को भी उनको भी तहकीक करानी चाहिए, क्योंकि उनको अगर ये पता चला कि सारे एक रेफरेंस के पसे पर्दा मुहरकात कुछ और थे, तो ये एक ओवरऑल जी, और ये कुछ पर बड़े सवाल उठा रहे हैं कि इन्हीं के क्या काजी फायद ईसा का के खिलाफ ये सारी एक्सरसाइज का जो ये सवाल तो उठ ही रहे हैं। शहजाद अकबर साहब करना था या कि उनको सजा देना थी। जी, और उमर साहब, शहजाद अकबर साहब लेकिन जा रहे हैं कानूनी साइड पे लेके इस मामले को। आप हमारे साथ ही रहिएगा। और ये मामला इसलिए भी बहुत पेचीदा हो जाता है, ऐसा आप कह रहे थे कि जिस एतमाद के साथ बशीर मेमन साहब इल्जामात लगा रहे हैं, उससे डबल एतमाद के साथ हुकूमत आके डिनाई कर रही है और कह रही है ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई मुलाकात भी नहीं हुई, ये बिल्कुल बेबुनियाद है इल्जामात। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आके गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। हम लोग बात कर रहे हैं साबिक DG FIA बशीर मेमन के संगीन इल्ज़ामात की, जो उन्होंने बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर साहब पर लगाए हैं, हुकूमत पर लगाए हैं। और आपको ये भी बता दें कि हमने इस मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, लेकिन हुकूमत की तरफ से हमें शो में किसी ने ज्वाइन नहीं किया। हमारे साथ मायानाज़ तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा साहब मौजूद हैं और उनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस मामले पे, क्योंकि वो इस पे रिपोर्ट करते आ रहे हैं। और साथ ही साथ उमर, आप क्योंकि वज़ारत दाखिला और FIA को कई सालों से कवर करते आ रहे हैं, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो बशीर मेमन साहब हैं, उनका अगर आप मुवाजना करें इस नौयत के दीगर अफसरान, इसके अलावा जो DG FIAs रह चुके हैं, जो मौजूदा हैं, उनसे, तो इनका कंडक्ट किस तरह डिफरेंट है आपकी नज़र में? क्योंकि अब ये जानना एक अहमियत का हामिल है, जिस तरह के वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं और जिस तरह की खबरों में वो आ रहे हैं इस वक्त। देखें, असल में ना जो इंटेग्रिटी वाले अफसर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। यानी कि हम आमतौर पे कहते हैं ना जी ईमानदार अफसर है। अच्छा, कई एक ऐसे ईमानदार होते हैं कि जो कोई काम भी नहीं करते, और जिनकी मौजूदगी में कोई काम हो भी जाए तो वो इस तरह से शो करते हैं जैसे उन्हें पता ही नहीं चला। ठीक है, और इस तरह के इंतहाई कमज़ोर अफसर होते हैं, और वो उतना ही नुकसानदेह होते हैं जितना कोई और एक करप्ट आदमी या वो किसी के कहने पे जो है अलाकार बन सकता है। अब ये है कि बशीर मेमन साहब जो हैं, यानी कि आप यही देख लें कि इनसे पहले भी कई एग्जाम्पल हैं, जिस तरह तारक खोसा साहब थे, उन्होंने अपने टाइम पर बड़े स्टैंड लिए, यानी कि उन्होंने हुकूमत वक्त को एक चैलेंज भी दिया है। या उससे पहले तारक परवेज साहब थे, यानी कि उनकी एक बड़ी एक अपनी स्टैंडिंग थी, यानी कि जो मेरे ज़हन में फौरी तौर पे कोई ये दो लोग आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि और वो माजी में वो ख़बरों की भी जीनत बनते रहे हैं मुख्तलिफ इशूज़ पर अपना एक असूली मौक़िफ़ होने के हवाले से। ठीक है, तो मेरे ख्याल है कि इस तरह के अफसरान की ज़रूरत है, और हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना वो ये है कि हमारे मुल्क में जो मुबल्लग बहुत ज़्यादा हैं, तकरीरें करते हैं कि हमें जो है एक गैर सियासी एक ब्यूरोक्रेसी चाहिए, लेकिन जूं आपका बस चलता है आप यही कोशिश करते हैं कि इनको दबा कर रखें। आप एक बादशाहत का निज़ाम लाना चाहते हैं,
आप यही चाहते हैं कि मेरे पर कोई तनकीद करने वाला ना हो, तो उधर जो लोग स्टैंड लेते हैं तो वो तो आप यही देख लें कि जो बशीर मेमन साहब के बाद अभी जो मौजूदा डीईजी हैं, क्या उन पर कोई इस तरह के दबाव नहीं आते होंगे, और क्या उन्होंने उन दबाव पर कोई अपना मुज़ाहमत की है या नहीं की, ये अब हमें या ओवरऑल एफआईए की कारकर्दगी से पता चलेगा। ये देखें जिस तरह वो सजाद बाजवा साहब थे एफआईए में, उनको किस तरीके से इन्होंने फारिग किया, यानी कि उन पर झूठे इल्जाम लगाकर उनको फारिग कर दिया। अगर कोई ये चीजें सब कुछ होने देता है तो फिर ये है कि ओवरऑल जो लीडरशिप है ना, जो एक टॉप लेवल पे जो अफसरान है वो कमजोर लोग हैं, यानी कि वो अपने अफसरान को एक दूसरों के सामने कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। आखिर में जाके उमर चीमा साहब, अब क्योंकि एक इल्जाम एक ये तासुर तो है कि रिटायरमेंट से पहले उनके तबादला कर दिया जाना, जिसपे उन्होंने एहतजाजन वो मुस्ताफ़ी हो गए, तो कहीं ना कहीं ये जो सारा का सारे इल्जामात और ये जो उनका रिएक्शन है, इसमें कहीं ना कहीं जाती रंजिश का अंसर भी आपको नजर आता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर यही बात इन पर पूछी जाए कि आप किस बुनियाद पर लोगों पर गुस्सा निकाल रहे हैं, यानी कि आपका अगर यानी कि मैं इस बुनियाद पर तो ये डिटरमिन नहीं करूंगा ना जी कि आपका गुस्सा है या नहीं है। अल्टीमेटली मेरे लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं क्या वो बेबुनियाद हैं या उनमें कोई वजन है। अब जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब की एक अपनी ड्यूटी है बहसीत तर्जमान की, उन्होंने जो बातें करनी है। बाकी अब जिस तरह मेरी आप स्टोरी का हवाला दे रहे हैं वो तो 2019 से आई हुई है। क्या ये गवर्नमेंट सोई हुई थी, इन्होंने वो पहले स्टोरी नहीं पढ़ी, या इन्होंने आज तक उस पर क्यों कोई अपना रद्द-ए-अमल नहीं दिया? वो इसीलिए ही नहीं कि आज इनकी मजबूरी है कि जरा टीवी पे चल रही है, सिचुएशन बड़ी रेलेवेंट बनी हुई है। पहले जो है वो कोई इतने इंटरव्यू बशीर मेमन साहब के भी नहीं चल रहे थे, वो कोई यूट्यूब तक ही आ पाते थे, यानी कि को जो मेन स्ट्रीम मीडिया है यानी कि वो भी इस चीज़ पर जरा थोड़ा सा हिचकिचाहट का मुजाहरा करता था कि हम पर ही कोई हमला ना हो जाए अगर जो है यानी कि उनका इंटरव्यू किया। तो अब ये चीज़ें आ रही हैं तो इनको एक मजबूरन रद्द-ए-अमल देना पड़ रहा है, यानी कि और वो भी मेरे ख्याल है कि रद्द-ए-अमल के तौर पर ही कोई जवाबी एक अपना जवाब दे रहे हैं। इससे ज़्यादा यानी कि अगर कोई आप गुस्से को एक साइड पे रख लेना और दूसरा आप उन पर केस कर दें, नहीं कि आप कह दें जी कि जो ये इल्जाम लगा रहे हैं जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है उमर चीमा साहब, बिल्कुल बिल्कुल, और हुआ भी ऐसा ही है। आपका बहुत उमर चीमा साहब आपका प्रोग्राम में शिरकत के लिए, और हुआ भी ऐसा ही है। अब शहजाद अकबर साहब जो हैं वो क्योंकि उनके ऊपर 50 करोड़ रुपए हर जाने का कानूनी नोटिस उनको भेज चुके हैं, लेकिन हमने देखना होगा कि हुकूमत इस मामले के ऊपर किस हद तक संजीदा रिएक्शन देती है, क्योंकि इदारों को इन्फ्लुएंस करने का संजीदा तरीन इल्ज़ाम है और ये इल्ज़ाम भी बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर साहब के सर पे आ रहा है। देखते हैं हुकूमत इसके ऊपर क्या रिएक्शन देती है। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और जब वापस आएंगे तो कराची के NA 249 का इंतखाब है और काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची के NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन होगा कल और वोटर्स अपने नुमाइंदे का इंतखाब करेंगे। इस हल्के में बहुत पेचीदा मसाइल हैं जो आवाम को जिनका सामना है। हमने बात की वहाँ के आवाम से कि उनको क्या मसाइल का सामना है और जब वो वोट देंगे किन बातों को मद्देनजर रखेंगे। आइए सुनते हैं। तो किसी से उम्मीद नहीं रखते भाई। देखें, सबसे पहली बात तो ये एजुकेशन के मामले में हमेशा कोरोना आगे ये जल्द से यहाँ पे हो रहे, इसमें कोई कोरोना नहीं है। हाँ, टूटी फूटी सड़कें जब इलेक्शन करीब आते तो हमारी सड़कें भी बनने लग जाती है। ये इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि पानी आएगा, पानी भी कोई नहीं मिलता हम लोगों को। जो मसला यहाँ पे है पानी का मसला है, सही है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब अगर ऑनेस्टली अगर वो इस बल्दिया के ऊपर अपनी तवज्जो दें तो बुनियादी ज़रूरत जो पानी है, पानी अगर ये कर दें तो हमारे को उनसे यही उम्मीद है। बहरहाल हम चाहते हैं कि ये इलेक्शन पूरा मन तरीके से हो जाए और तमाम पार्टियां जो भी इसमें हिस्सा ले रही हैं वो कामयाब हों। लेकिन मेन जो पॉइंट है ना वो ये है कि बल्दिया के जो ना मसाइल हल हों। सही है, यहाँ पे गैस का मसला, पानी का मसला, पानी बिजली गैस कुछ भी नहीं है, रोड टूटे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, परेशान हैं लोग। अब देखो मुस्तफ़ा कमाल भाई आए हैं, देखो क्या करते हैं। एक मसला और है बिजली का। इस एरिया में इस सेक्शन में ना बिजली का बेतुका शेड्यूल है। यहाँ जलसों में कोरोना नहीं होता, एजुकेशन के मामले में कोरोना है। ये बात गलत है। बल्दिया के ये है कि कोई भी आवे काम करे, बस चाहे PTI आवे या पीपल्स पार्टी आवे या मुस्तफ़ा कमाल आवे, काम करके दिखावे। पानी नहीं है, किसी ने नहीं दिया, किसी को वोट नहीं देंगे। फिर ये देखो पानी लेके आ रहा हूँ इस गाड़ी के साथ पानी,
कहाँ कहाँ से लेके आते हैं। आपके सामने अच्छा हुआ, ये लाओ ना इसको, हाँ बस पानी नहीं है इधर, सब झूठे बकवास है। अवाम की राय आपने जान ली है। हम इस मामले में बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची काजी हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आप वहीं पर मौजूद हैं NA 249 में। काजी साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया हमें। हमने अवाम की राय तो सुन लिया, उनके मसाइल भी पता है बहुत सारे हैं। आप हमें ये बताइए कि इलेक्शन कैंपेन यहाँ पर किसकी मुतासिर कुन रही, यहाँ के अवाम आप जो बातचीत करते हैं उसमें क्या राय रखते हैं। फिर एक और चीज़ हमने देखी कि धड़ाधड़ इस हल्के में तरक्याती काम होने लगे जब इलेक्शन की बात होने लगी, सड़कें बन रही थी, इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। बिल्कुल आपने सही फरमाया है कि इलेक्शन मुहिम का आगाज़ होते ही यहाँ तरक्याती काम जो कि ज़ाहिर है हुकूमत वक्त के इख्तियार में होते हैं, उन्होंने बेशुमार तरक्याती काम भी किए और रोड वर्क भी कुछ बेहतर किया। और शायद इसी की निशानदही आज मुस्लिम लीग के जो सीनियर रहनुमा है शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने कराची में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने न सिर्फ रोडों का काम किया बल्कि पानी के लाइनें भी बिछाई हैं लेकिन पानी तो नहीं दिया। तो उन्होंने एक बराह रास्त इल्ज़ाम भी लगाया कि पीपल्स पार्टी ने यहाँ तरक्याती काम किए हैं। लेकिन इस हवाले से कोई इलेक्शन कमीशन ने कोई बाज़ाब्ता तौर पे तो कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि उन्होंने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पे तकरीबन तमाम ही उम्मीदवारों को, और आज भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं कादिर खान मंतुखेल, उनको भी नोटिस जारी किया था। अगर हम मजमूई तौर पे इस हल्के की बात करें तो ये हल्का माजी में भी काफ़ी एक तरह से मसाइल का शिकार रहा है। ऐसा नहीं है कि ये हल्का पहले से ही कुछ बेहतर था और अब हुआ। ये माजी में भी यहाँ मसाइल के बेशुमार थे और ख़ास तौर पे जो बुनियादी मसला पानी का जो है वो किसी दौर हुकूमत में मुकम्मल नहीं हो पाया। और इसी वजह से जो बुनियादी जो सियासी पार्टियां जो हिस्सा ले रही हैं उनका बुनियादी कैंपेन का हिस्सा ही जो है वो आवाम को पानी की फरहमी का वो वादे हैं, जिस पे अवाम एक दफ़ा फिर एतबार करते हुए कल अपने हक़ राय इस्तेमाल करेंगे। और अलविया भी काजी साहब यही है कि फैसल वावडा साहब जो वज़ीर आबी वसाइल थे वो भी जब यहाँ से जीते तो वो भी कुछ ना कर पाए इस सिलसिले में। अब आप हमें ये भी बताएगा, एक तो गर्मी बहुत है कराची में, फिर रमज़ान है और सबसे बढ़कर कोरोना की वबा है, क्या इंतज़ामात हैं पोलिंग के हवाले से, और जो जितने भी उम्मीदवार हैं वो इंतखाबात की जो तैयारियाँ हैं उससे मुतमईन है या कोई तहफ़्फ़ुज़ात उनकी तरफ से सामने आए हैं? देखिए, ये तो एक रिवायती इल्ज़ामात का सिलसिला आखिरी दिन तक जारी रहता है और वो इलेक्शन के नताइज तक भी आपको इल्ज़ामात का सिलसिला सुनने को मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर जो है ख़ास तौर पे जो हुकूमती जमात है उस पर मुख्तलिफ जो जमातें हैं वो इल्ज़ाम लगा रही हैं और इल्ज़ाम उन्होंने आयद किया है कि वो तरक्याती काम भी कर रहे हैं। लेकिन ये इल्ज़ामात अभी तक कहीं ऐसी जगह साबित नहीं हुए, जबकि जो हल्के में ख़ास तौर पे जो कोरोना की सूरत हाल है और उसके हवाले से इलेक्शन कमिश्नर और जो रिटर्निंग DRO हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर नदीब हैदर ने, उन्होंने भी इलेक्शन जो कमिश्नर कराची को और सेहत को, हुकूमत से सिंध को भी लिखा था कि जो उम्मीदवार जो आ रहे होंगे अपने पोलिंग हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए उनकी सेहत का ख्याल रखते हैं, उनको सैनिटाइज करने के भी इंतजाम किए गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ब्यूरो चीफ डॉन न्यूज़ कराची काजी हसन साहब इन तमाम तफसीलात के लिए इसी हल्के में मौजूद होकर हम तक आपने पहुंचाई और अवाम की क्या ख्यालात हैं वो भी पहुंचाए। देखते हैं कल अवाम अपने वोट की ताकत से क्या फैसला सुनाते हैं। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।